आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट के ऊपर लिमिटेशन डालता है कि तुम जो भी लॉज बनाओगे कुछ इस तरीके के लॉज नहीं बना सकते जो कि पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को वायोलेट करते हो। अब पार्ट 3 के अंदर आता है फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया। अब आर्टिकल 13 को देख के हम एक तरीके से यूं कह सकते हैं कि स्टेट के ऊपर कुछ लिमिटेशन डाल रहा है कि तुम लॉज रूल रेगुलेशंस जैसा चाहो वो बना सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे लॉज नहीं बना सकते जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अगेंस्ट हो या फिर इलीगल हो या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट हो। अगर ऐसा कुछ लॉज वगैरह बने तो उनको बोल दिया जाएगा नल एंड वॉइड। अब ये नल एंड वॉइड इन लॉज को कौन बोल सकता है? ये पावर दी गई है जुडिशरी को, हमारे देश की जुडिशरी को, मतलब सुप्रीम कोर्ट को और उसके साथ साथ हाई कोर्ट्स को। तो ये पावर, इस पावर को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू की पावर का मतलब क्या हो गया कि जुडिशरी की वो पावर जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट और स्टेट्स के हाई कोर्ट्स ये चेक करते हैं कि कोई भी लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट, मतलब कोई लॉ बना है वो या फिर कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया है वो दोनों कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के साथ मैच कर रहे हैं, उनके साथ कंसिस्टेंट हैं या नहीं। और ये हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज के साथ भी और स्टेट गवर्नमेंट के लॉज के साथ भी। और अगर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट को ये लगे कि पर्टिकुलर लॉ या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के साथ मैच नहीं कर रहा, कंसिस्टेंट नहीं है, तो फिर वो उनको नल एंड वॉइड बोल सकते हैं उनकी जुडिशियल रिव्यू की पावर के अंडर। बट जो ये प्रोविजन है, पावर है जुडिशियल रिव्यू की, जुडिशरी को मिली हुई है, ये किसी सिंगल आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है, ये अलग अलग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राइव करे गए हैं। जैसे कि आर्टिकल 13 जो हमने स्टार्टिंग में ही मेंशन करा था, और इसके साथ साथ आर्टिकल 32 जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वो डिफरेंट रिट्स इशू करके जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं सिटीजन्स के उनको प्रोटेक्ट करता है। तो एक तरीके से करता क्या है सुप्रीम कोर्ट, वहां पे जो भी पार्लियामेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के लॉज हैं उनको रिव्यू करता है, देखता है अच्छे से, जुडिशियल रिव्यू करता है वहां पे कि वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट तो नहीं कर रहे हैं। ऐसे ये पावर मिली हुई है सुप्रीम हाई कोर्ट्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स को अंडर आर्टिकल 226। तो मतलब जुडिशियल रिव्यू की पावर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के साथ साथ हाई कोर्ट्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया को भी मिली हुई है। तो इससे हम यूं कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 से और आर्टिकल 226 से हाई कोर्ट ये यूज इन पावर्स का यूज करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि कोई लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट, मतलब कोई लॉ या फिर कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग सही है या गलत है, मतलब उनको वैलिड है या नहीं, ये बता सकते हैं। तो ये तो हमने देखा कि जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है, और ये पावर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मतलब हमारे देश की जुडिशरी को कहां से, किन आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मिली हुई है, ड्राइव करते हैं। अब देखते हैं कि स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू की तरह, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किस लिमिट तक जुडिशियल रिव्यू की पावर को यूज कर सकते हैं। लॉ बनाने का काम होता है देश के अंदर लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स का, मतलब हमारे देश की पार्लियामेंट या फिर जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं अलग अलग स्टेट्स के, उनके पास। बट उन्होंने जो भी लॉज बनाए अब उनको यूज कौन करेगा, तो उनको यूज करता है एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ कंट्री। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया और उस लॉ के अंदर बोल दिया कि कोई पर्टिकुलर एक्शन अगर कोई पर्सन करता है तो उसको माना जाएगा कि ये एक क्रिमिनल केस के अंदर आएगा। और अगर कोई पर्सन ये काम करता है तो एग्जीक्यूटिव्स कोई स्टेप दे दिए 1 2 3 कि उनके अकॉर्डिंग उस पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं। तो फिर एग्जीक्यूटिव्स ने क्या करा, अगर किसी पर्सन ने वो काम करा, वो एक्शन करा, तो फिर उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए उस पर्सन को अरेस्ट कर लिया। तो फिर जो इन स्टेप्स को फॉलो करा है तो उसको हम बोलेंगे, एग्जीक्यूटिव्स ने जो इन स्टेप्स को फॉलो करा है तो उनको हम बोलेंगे कि वहां पे क्या हुआ है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को फॉलो करा गया है।
तो जुडिशरी जब जुडिशियल रिव्यू में सिर्फ ये देखती है कि जो भी एग्जीक्यूटिव्स ने प्रोसीजर फॉलो करा है वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, मतलब लॉ के अंदर जो भी प्रोसीजर दिया गया था उसी के अकॉर्डिंग है या नहीं, तो उस रिव्यू को जुडिशियल रिव्यू को बोला जाएगा कि एक नैरो स्कोप के साथ वहां पे जुडिशियल रिव्यू आया जुडिशरी का। बट यहाँ पे ये देखना है कि मान लो जो प्रोसीजर फॉलो करा है एग्जीक्यूटिव्स ने तो वो तो प्रॉपर फॉलो कर लिया, बट अगर वो जो लॉ बना था उसको भी तो देखना जरूरी है कि क्या वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के प्रोविजंस को फॉलो करता है या नहीं, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के साथ कंसिस्टेंट है या नहीं। तो ये सब भी अगर देखा जाए, मतलब दोनों चीजें चेक करी जाए कि प्रोसीजर जो भी लॉ के अंदर फॉलो हुआ है वो ठीक है या नहीं, और दूसरा ये देखा जाए कि जो लॉ बना था वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के साथ कंसिस्टेंट था या नहीं। तो जहां पे इन दोनों चीजों को देखा जाए तो वहां पे बोला जाता है कि यहाँ पे फॉलो हुआ है ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ। अब इस जुडिशियल रिव्यू को भी, जो एक तो हमने देखा कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और दूसरा हमने देखा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कि इनको जुडिशियल रिव्यू के अंदर कैसे यूज किया गया है। तो उसके लिए भी एक एग्जांपल देखते हैं कि 1951 में एक केस आया था ए के गोपालन केस, उसके अंदर फॉलो करा गया था प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, क्योंकि यूं बोल दिया गया कि लॉ के अंदर ऐसे लिखा हुआ है तो फिर ये बात ठीक है, जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया गया वो लॉ के अकॉर्डिंग है। बट 1978 के अंदर मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आता है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने थोड़ा वाइडर स्कोप लिया, उसमें बोला कि एग्जीक्यूटिव एक्शन के साथ साथ जो भी लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट है, मतलब जो भी लॉ बने हुए हैं उनको भी देखना जरूरी होता है कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ठीक है या नहीं। तो ये एक डिटेल्ड डिस्कशन हुआ कि जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है, और हमारे देश के अंदर जो भी जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू की पावर को यूज करते हैं उसका स्कोप कितना है। कि पहले तो यही था कि ड्यू वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ तक था, बट उसके बाद धीरे धीरे ये चीजें मेनका गांधी केस के बाद थोड़ा वाइडर होती चली गई, जहां पे एग्जीक्यूटिव एक्शन के साथ साथ लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट जो भी हो, मतलब लॉ वगैरह हो, उनको भी चेक करने की, उनका भी जुडिशियल रिव्यू करने तक चली गई। अब इसके बाद भी अगर इस टॉपिक में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं, और अगर वीडियोस रेलिवेंट लग रही हैं तो इनको लाइक शेयर जरूर करो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड हमने इधर मेन जो आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कवर करें, जैसे आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226। इसके अलावा कुछ और आर्टिकल्स भी हैं जिनके अंदर सुप्रीम कोर्ट को या फिर हाई कोर्ट्स को जुडिशियल रिव्यू की पावर मिली हुई है, जैसे कि आर्टिकल 133, 134, 136, 143, इन सब के अंदर भी इनडायरेक्टली जुडिशियल रिव्यू का जिक्र है। अब 9th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जुडिशियल रिव्यू का क्या स्कोप है, क्या प्रोविजंस है, वो हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे।